हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से एक नए विषय के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 अर्थात इतिहास और नारीशास्त्र से इस बार बोर्ड की परीक्षा में किस क्वेश्चन को आने की प्रबल संभावना है। तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको आप देख करके बोर्ड में कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं उन सिलेक्टिव क्वेश्चन को जिसको इस बार बोर्ड की परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो है, कुछ छात्रों ने ये कमेंट किया था कि सर सोशल साइंस के कुछ गेस्ट पेपर बताइए, कुछ क्वेश्चंस बताइए सिलेक्टिव, जिसको कि हम पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि सोशल साइंस हाई स्कूल के अन्य सब्जेक्टों से अलग है। आप जानते हैं कि सोशल साइंस जो है वो 4 सब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ एक सब्जेक्ट है। सोशल साइंस में आप पार्ट 1 में इतिहास और नारीशास्त्र पढ़ते हैं, अब पार्ट 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, भूगोल और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। यानी ये 4 सब्जेक्ट जो कि आगे जाकर के इंटर में स्वतंत्र विषय बन जाते हैं। तो इन 4 सब्जेक्टों को मिलाकर के एक विषय बनाया गया है। तो इसलिए इस विषय में कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए, कोई ये निश्चित कह दे कि 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आ जाए, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है इसका। आप देखेंगे कि जब 4 विषय को मिलाकर के एक विषय बनाया गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लंबा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपके कहने पर हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और ये उम्मीद करूंगा कि आप अगर इसको पढ़ के आएंगे तो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जीवन में कभी शॉर्टकट अपनाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अगर जीवन में लक्ष्य ऊँचा है और सफलता ज़्यादा प्राप्त करनी है तो हमेशा आपको परिश्रम भी उतनी करनी पड़ेगी। आप गेस्ट क्वेश्चन से या सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर कहीं से 2-4 पढ़ के आ रहे हैं तो आप उससे पास हो सकते हैं, 60-70% ला सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते हैं। टॉप करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप पास होने के लिए मत पढ़िए, पास तो आप हो जाएंगे, पास के लिए नहीं, आप टॉप के लिए पढ़िए, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, जो कि भविष्य में आपको काम देगा। क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ छोड़ के जाओगे, जब आप कंपटीशन दोगे तो वही चीज़ें फिर आपको मिलेंगी। यही सिलेबस है जिसको हम 6, 7, 8, 9, 10 में छोड़ चले आते हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जब कंपटीशन में जाते हैं तो वही चीज़ें हमको फिर मिलती हैं, फिर से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए विषय को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, मैं आपकी सहायता करूँगा, कुछ टॉपिक बताऊंगा जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, उसको आप विशेष रूप से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक काम करिएगा फ्रेंड, देखिए अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी, इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार तो कोविड की वजह से कोर्स भी कम हो गया और इसलिए ज़्यादा कोर्स भी नहीं है। तो आप छोटे क्वेश्चंस जो हैं अति लघुत्तरीय बहुविकल्पी, जो कि एकदम सॉलिड नंबर देते हैं आपको, जिसमें कहीं कोई कटने की संभावना नहीं होती। बड़े क्वेश्चन में तो एक आध नंबर काट भी लेगा एग्जामिनर, लेकिन छोटे क्वेश्चन में आपको जैसे भी आप लिख दोगे, राइटिंग बनती है नहीं बनती है, आपने उसको उत्तर दे दिया है तो उसको नंबर पूरे मिलते हैं गणित की तरह। तो इसलिए छोटे क्वेश्चन पर आप एकदम पूरे से रट लीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन से गलत ना हो। ये आपका अति लघुत्तरीय बहुविकल्पी हो जाएगा। इसके बाद मैप के 10 नंबर क्वेश्चन मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ, उसको मैं बता दूंगा। आप मैप से 10 नंबर आपका एकदम कन्फर्म मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैप के लिए गारंटी है कि मैप से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला वीडियो जब आएगा तो वो मैप का ही रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, और जिस क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको निश्चित रूप से आने की संभावना है। और मैंने कहा कि अगर टॉप करना है आपको तो अच्छे से सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन इसको आप विशेष रूप से देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं पार्ट 1 से इतिहास और नारीशास्त्र, इन क्वेश्चंस, इस टॉपिक के जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न हैं वो आपको आगे बढ़ने में सहायता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इतिहास से जो है आपको देखना ये है कि फ्रांस की क्रांति और उसके परिणाम।
क्रांति के क्या कारण थे और क्रांति के क्या परिणाम हुए, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जर्मनी और इटली का एकीकरण की प्रक्रिया ये कब हुई, कैसे हुई, इसको आप दोनों देख लीजिएगा। दोनों में से एक टिप्पणी में भी आ सकता है, लघुत्तरी में भी पूछ सकता है, या बड़े क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जर्मनी और इटली का एकीकरण की प्रक्रिया कब हुआ, किसने योगदान किया, कैसे हुआ, इसको आप देखिएगा। ठीक, तीसरा आप देखिएगा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। कारण और राष्ट्रवाद के अगर परिणाम अगर आप समझते हो तो परिणाम भी देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे कारण आप विशेष रूप से देख लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा 2 आंदोलन चलाए गए थे जो आपके पाठ में है। हालांकि गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुल 3 आंदोलन चलाए। 1920 में इनका असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको इसमें से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन 2 आंदोलनों को अच्छे से देख लेना है कि ये आंदोलन क्या थे, कब शुरू हुए और इसके क्या कार्यक्रम थे और इस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। आप एकदम कहानी की तरह पढ़ते चले जाओगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इतिहास का। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, क्या क्या कार्यक्रम थे, क्या क्या घटनाएं हुई और इसके परिणाम क्या निकले, इसको आप देख लेंगे। ये टिप्पणी में भी पूछ सकता है आपसे, लघुत्तरी में पूछ सकता है, छोटे में भी और बड़े में भी पूछने की प्रबल संभावना है। दोनों में से एक तो कोई ना कोई आएगा, आप इसको निश्चित जान लीजिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, रॉलेट एक्ट और चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड को विशेष रूप से देख लीजिएगा आप, इसलिए क्योंकि अभी चौरा चौरी कांड का शताब्दी वर्ष मनाया गया। 1922 ईस्वी घटना थी और इस समय 1921 चल रहा है, 2021, मतलब 1922 की घटना थी, 2021 चल रहा है। 100 साल हो गए इस घटना को और सरकार ने अभी शताब्दी वर्ष इसका मनाया है। तो इसलिए बहुत है कि टिप्पणी में इसका आ सकता है। तो चौरा चौरी कांड को जो कि 1922 में हुई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन से इस कांड का संबंध है। तो इसलिए इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। चौरा चौरी कांड विशेष रूप से टिप्पणी के लिए। ठीक है, लघुत्तरी में भी पूछ सकता है। और रॉलेट एक्ट 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन चला, तो इस रॉलेट एक्ट और चौरा चौरी कांड को 2 टिप्पणी के रूप में आप देख लीजिएगा। लघुत्तरी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आने की हमारे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्रबल संभावना है इसकी। 1929 के महामंदी को हम आर्थिक मंदी भी कहते हैं, आर्थिक संकट भी कहते हैं। तीनों नाम एक ही हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे महामंदी कहे, चाहे आर्थिक मंदी कहे, चाहे आर्थिक संकट कहे, तीनों नाम एक ही हैं। तो इस महामंदी के क्या अर्थ होता है, क्या आशय है इसका, इस महामंदी के क्या कारण थे और इसके परिणाम क्या हुए, ये कंप्लीट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और ये देखिएगा आप कि क्वेश्चन जैसे पूछे वैसे दीजिए। अगर कह रहा है कि महामंदी का क्या आशय है, महामंदी के कारण, तो आपको परिणाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कहते हैं कि महामंदी से क्या आशय है और इसके परिणाम बताइए, तब आपको कारण लिखने की जरूरत नहीं है, तब परिणाम लिखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन की मेरिट को आप समझिएगा। एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कितने नंबर का है इसको आप समझिएगा और क्या पूछ रहा है इसको समझिएगा। 15 मिनट सरकार आपको पढ़ने के लिए देती है, पेपर को अच्छे से पढ़िए। अब जब कापी हम लोग कभी चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ बच्चे जैसे पूछा हुआ है कि छोटे क्वेश्चन में लघुत्तरी मान लीजिए पूछा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तब उसका उत्तर मान लिया लघुत्तरी का क्वेश्चन है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपको उत्तर क्या देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। लेकिन कुछ लोग अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण, उसका कार्यक्रम, उसके परिणाम सब बता देते हैं। क्या मतलब है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, उसको 5 पेज लिखोगे तो क्या मतलब होगा, तब भी तो 1 ही नंबर मिलेगा ना, कि एग्जामिनर 10 नंबर दे देगा उस पर। जब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर मिलेगा। उसी प्रकार जब छोटे क्वेश्चन हैं, अति लघु बहुविकल्पी का है तो 1 शब्द में उसका उत्तर हो जाता है, जो विकल्प सही है वही लिख दोगे आप। अति लघुत्तरी का है तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन तक। लघुत्तरी का है, छोटे टाइप का है तो आधा पेज तक जाएगा, बड़े टाइप का है तो 1 पेज तक चला जाएगा, और दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन है 3 पेज चले जाएंगे, 2.5 से 3 पेज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की मेरिट समझिए कितने नंबर का है, पहली चीज़ इसको समझिएगा और उसी हिसाब लिखिएगा। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कह दिया कि महामंदी से क्या आशय है, इसके कारण और परिणाम बताइए, तो अगर आप केवल कारण लिखोगे
ना उसका आशय लिख रहे हो ना परिणाम लिख रहे हो तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबर भी 3 भाग, अगर 3 चीज़ पूछ रहा है वो आशय, कारण, परिणाम, तो आशय पे 2 नंबर होंगे, 3 नंबर इस पे होंगे, 2 नंबर इस पे होंगे और 2 नंबर इस पे। ये डिवाइड रहते हैं पेपर में, आप देखिएगा 2 + 2 + 2 ऐसे करके लिखा रहता है, 1 + 2 + 2 3 ऐसे करके लिखा रहेगा। तो यानी अगर 3 बार में लिखा है 1 प्लस इतने करके, तो ये मतलब 3 पार्ट में नंबर मिलेंगे। तो आप आशय बताएंगे तो उसका नंबर अलग मिलेगा, कारण बताएंगे तो उसका नंबर अलग मिलेगा, परिणाम बताएंगे तो उसका नंबर अलग मिलेगा। अगर आपने केवल कारण बताया तो केवल कारण का नंबर मिलेगा, चाहे आप 6 पेज लिख दीजिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा पेज भरने की जरूरत, बहकाने की जरूरत मत कीजिए। जो लिखिए सॉलिड लिखिए। आप आशय पूछा है, कारण पूछा है, परिणाम, तो आशय लिखिए, फिर कारण लिखिए, फिर परिणाम लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा। तो अच्छे नंबर लाने के लिए क्वेश्चन की मेरिट को समझना और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी प्रकृति को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा दिमाग ठंडा करके, पहला एग्ज़ाम होता है हाई स्कूल का और ये बहुत चैलेंजिंग एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अभी अनुभव नहीं होता आपको किस तरह से बोर्ड परीक्षा में बैठना होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हम लोग बता रहे हैं, इससे सहायता लीजिएगा, हम लोगों के अनुभव से थोड़ा लाभ लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जो पूछ रहा है उस पॉइंट टू पॉइंट आप उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को 1929 वाले को आप बहुत विशेष देख लीजिएगा, क्योंकि आने की बहुत प्रबल संभावना उम्मीद करते हैं हम लोग। ब्रेटन वुड समझौता क्या है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ये लघुत्तरी में भी आ सकता है, आपको टिप्पणी में भी आ सकता है। ठीक है, और कार्नला क्या है, ब्रिटिश सरकार ने इसे समाप्त करने के क्या कारण थे, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास के सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आने की बहुत प्रबल उम्मीद है। इसको आप अगर बड़े वाले में याद किए हो, ये बड़े क्वेश्चन में अगर आपने याद किया है, तो इससे छोटे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। लघुत्तरी का भी फंस सकता है, लघुत्तरी टाइप 2 और 1 भी फंस सकते हैं, और अति लघुत्तरी फंस सकता है, और इससे आपको बहुविकल्पी में भी सहायता मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चनों को फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नारी शास्त्र की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये नारी शास्त्र के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसको आप उदाहरण सही समझाइएगा कि सत्ता की साझेदारी करना क्यों जरूरी है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और संघात्मक शासन क्या है या संघवाद क्या है, संघवाद कहे चाहे संघात्मक शासन कहे एक ही है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो ये प्रमुख विशेषताएं आप याद कर लेंगे तो ये एकात्मक शासन में भी काम दे देगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संघवाद का उल्टा एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो अगर एक आप पढ़े रहेंगे दूसरे को आप कर लेंगे। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है और एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, तो उसका उल्टा होता है। तो अगर आपने संघात्मक शासन क्या है इसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ लिया है तो एकात्मक शासन में भी आपको काम दे देगा। जब संघात्मक और एकात्मक शासन में अंतर बताएंगे तब वहाँ भी काम दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी कहा, पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्य के बीच बटी होती हैं, और जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होती हैं। तो इस तरह से जब आप संघवाद की पूरी विशेषता पढ़ लेंगे तो वो एकात्मक शासन प्रणाली की अंतर अपने आप हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका एक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों टाइप से देख लीजिएगा, संघात्मक और एकात्मक में अंतर भी देख लीजिएगा, और संघवाद क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं को भी आप देख लीजिएगा। सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, इसका आप एग्जाम्पल देते हुए, जो देशों का एग्जाम्पल आपको दिया है किताब में, तो उसको आप देते हुए आप बताइएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगला है सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसका अर्थ बताइएगा। सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं, इसके कारण और इसके समाप्त करने का उपाय। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि ये एक क्वेश्चन हो गया। अब जरूरी नहीं कि यही से पूछे, सामाजिक भेदभाव का आशय और इसके दूर करने का उपाय भी पूछ सकता है। तो आपको ये नहीं लिखना है कारण, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट पढ़े रहेंगे, कारण समाप्त करने के उपाय। जब सब पढ़े रहेंगे तो इस क्वेश्चन को कहीं से भी घुमाएगा, कुछ भी उठाएगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसीलिए पूरा लिखा गया है कि इसका अर्थ भी जानते रहिए आप, इसके कारण को भी जानते रहिए, और इसको समाप्त करने के उपाय क्या है इसको भी आप देखे रहिएगा। बोलीविया का जल आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, और इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला, इसको भी आप देख लीजिएगा। दबाव समूह का क्या अर्थ होता है, दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि ये दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर, ये स्वतंत्र रूप से भी क्वेश्चन पूछता है, ये टिप्पणी में भी पूछता है, और ये लघुत्तरी क्वेश्चन में भी पूछता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, दबाव समूह क्या है, इसके दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होते हैं।
इसके अलावा लोकतंत्र की परिभाषा आप याद रखिएगा एक, और इसके गुण और दोष। अगर इतना पढ़े हैं तो इससे आप 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा आप जानते रहिएगा। तो पूछिएगा लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, तो जो गुण होगा वही विशेषता हो जाएगी। आप इसको बस देखते रहिए, क्वेश्चन को घुमा देता है। आप जानते सब रहते हैं लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपने लोकतंत्र की परिभाषा, इसके गुण दोष याद किया है, तो यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको उत्तर इसी में से देना है। जो आपने याद किया यही उत्तर होगा। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा, तो ये तो आप ये निश्चित रूप से अच्छे से याद कीजिएगा। पूछेगा लोकतंत्र क्या है, तो परिभाषा लिखोगे लोकतंत्र क्या है। इसके बाद लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, तो गुण जो है वही विशेषता हो जाएगी। अगर कहा जाए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की हानियां बताइए, दोष बताइए, तो लोकतंत्र के दोष आप लिख दोगे। या प्रश्न पूछ दिए लोकतंत्र के गुण और दोष बताइए, तब परिभाषा नहीं लिखोगे, गुण और दोष लिख दोगे। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए, अगर आपने चुनौतियों को याद कर लिया है, ठीक है, तो सफलता वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जो नीचे वाला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं क्या है, प्रश्न ये कह रहा है कि लोकतंत्र देश में सफल होगा इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जो चीज़ हमारे समक्ष चुनौती है उसी को समाप्त कर दें। जैसे कहा जाए कोई व्यक्ति जो है गरीब है, कोई व्यक्ति निरक्षर है यानी अनपढ़ है, तो अगर कहा जाए कि ये इसकी दो बुराई है, एक सपोज दैट एग्जाम्पल लो, एक व्यक्ति से कहा जाए कि बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है इसके पास, और ये अनपढ़ है, ये इसके अंदर दो बुराई है। ये शराब बहुत पीता है, ये बुराई ये भी है, हमने उसकी बुराई को निकाल लिया। अब कहा जाए कि इसकी बुराइयों को दूर करने का क्या उपाय है। पहली बुराइयां क्या थी, तो हमने बताया कि भाई बुराई ये है कि गरीब है इसलिए गरीबी के कारण ये अपराध करता है, ये शराब पीता है बहुत, और ये अनपढ़ है। ये 3 बुराई निकाला मैंने। अब कहा जाए इस बुराई को दूर करने का उपाय क्या है, तो जो बुराई है उसे खत्म कर दीजिए, तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। भाई इसको साक्षर कर दीजिए, ठीक है। पहली चीज़, इसको रोजगार उपलब्ध कराइए। जब ये रोजगार पाएगा तो गरीबी अपने आप दूर होगी, जब गरीबी दूर होगी तो जो अपराध कर रहा है वो नहीं करेगा। और इसको शराब छुड़वाने के लिए इसके जागरूक करिए कि शराब की बुराइयों को बताइए कि शराब पीने से ये नुकसान होता है, इसको शराब छुड़वाने में इसकी मदद कीजिए, तो ये बुराइयां खत्म हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ है, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, तो वो चुनौती आप याद करिए। जातिवाद है, संप्रदायवाद है, अशिक्षा है, निर्धनता है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, आतंकवाद है, ये सब चुनौतियाँ हैं। अब इन चुनौतियों को हटा दीजिए, लोकतंत्र सफल हो जाएगा। यानी संप्रदायवाद खत्म करिए, लोकतंत्र सफल हो जाएगा। जातिवाद को समाप्त कीजिए, लोगों में भाईचारा को बढ़ाइए, लोकतंत्र सफल रहेगा। लोगों को शिक्षित करिए, लोकतंत्र सफल रहेगा। तो यानी ये आपने पढ़ लिया कि लोकतंत्र की समक्ष चुनौतियाँ। हमें बीमारी पता है तो हम तो इलाज जानेंगे ना। हमारा पेट दर्द कर रहा है, हम जान रहे हैं पेट दर्द कर रहा है, तो हम डॉक्टर जाएंगे, पेट दर्द की दवा दे देगा, हमारा खत्म पेट दर्द। हमें बुखार है, हम जान रहे हैं कि हमें बुखार है, तो हम गए बुखार की दवा ले आए, बुखार खत्म। तो जब हम चुनौती जान रहे हैं तो उसका इलाज तो जानेंगे ना। जो चुनौती है उसे समाप्त कर दीजिए, तो आपको सफलता के रूप में चला जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और इसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। तो ये चुनौतियों को समाप्त कर दीजिए, वही सफलता की दशाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जातिवाद किस तरह से लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और महिलाओं के साथ हो रहे लैंगिक भेदभाव, भारत में महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है, पुरुषों के समान उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। तो इस भेदभाव के कारण जो है क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको देख लीजिएगा। और सरकार जो है ये लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, क्या क्या सरकार ने प्रयास किए हैं उसको आप देख लीजिएगा। यानी महिलाओं के साथ हो रहे लैंगिक भेदभाव का कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, और इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए सरकारी स्तर पर, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। और एक लास्ट में धर्मनिरपेक्ष राज्य देख लीजिएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। यानी ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है, जिसकी निगाह में सारे धर्म बराबर होते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बस यही परिभाषा है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, टिप्पणी में पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आपको सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 के इतिहास और नागरिक शास्त्र के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे और आपके
अच्छे नंबर्स लाने में भी बहुत सहयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको और भी इसके अतिरिक्त भी देखे रहना है। ये तो अच्छे से देखिएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, और बाकी अन्य क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, एक निगाह डाले रहिएगा, ताकि अगर बदल के आ रहा है क्वेश्चन तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अति लघुत्तरी बहुविकल्पी आपको पूरा याद करना है, सब कुछ रटना है, ताकि वहाँ से कोई मिस्टेक ना हो। और मैप का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मैप से 10 नंबर एकदम कंफर्म उठा सकते हैं, वो आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।